नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई वापस से पूछ रहा हूँ, घर पर तो है ना सब कोई। भाई कोरोना बहुत गंदा शेप ले रहा है और आने वाले 1 2 3 महीने में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसका सोल्यूशन आसार नजर आ रहा है। तो आप लोग घर पे रहिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो बाहर निकलिएगा। बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, माफी कर दीजिएगा बट रिपीट करना जरूरी है। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो कहीं जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, घर पे आराम से मार्केट में ट्रेड करिए। ब्रोकर लोग लगे हुए हैं, उनको सपोर्ट करिए। बैंकर्स लगे हुए हैं, उनको सपोर्ट करिए। आप जितना घर से बाहर नहीं निकलेंगे उतना आप बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, फेस टू फेस सीरीज का जो नया अवतार है, ई फेस टू फेस, इस अवतार के अंदर में जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन कई लोगों से चैट करने का मुझे मौका मिल रहा है और बहुत मजा आ रहा है। लास्ट 2 3 चैट के अंदर में तो ऑनलाइन ही इतना सीखने को मिल गया। और तो वेबिनार्स की कमी नहीं है सीखने में, बट जब आप 1 to 1 बात करते हैं, जब आप इंगेज होते हैं किसी के साथ में, तो उसमें जो नॉलेज गेन होता है उसका एक अलग ही स्वाद है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि ये आपको प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है। और आप अगर इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेफिनेटली आप इस वीडियो पे कमेंट पास करिएगा, क्योंकि ये फेस टू फेस एक और बहुत एक्साइटिंग पर्सनालिटी के साथ में करने वाला हूं। ये जो शख्स है जिनके साथ मैं फेस टू फेस कर रहा हूं, इनके बारे में मैं आपको बोलूंगा कि ये एक आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं और साथ में अपने जो आईटी का उनका जॉब रहा है एंड अच्छे लेवल पे इनका जॉब है, उसके साथ साथ में ये ट्रेडिंग भी करते हैं। और इन्होंने एक गजब सी स्किल सेट बना ली है स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की। तो मुझे बहुत बहुत आशा है इस वीडियो के अंदर में जब मैं उनसे बात करूंगा, तब आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस पे, और कैसे एक प्रोफेशनल जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो उस नॉलेज को प्रॉपर्ली मार्केट में टेक्निकल्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे दोस्त इस फेस टू फेस सीरीज के लिए है मिस्टर दीपक ठकरान। दीपक साहब, आप हैं? यस विवेक, हाय। वाह वाह, सो मैं आपको देखना चाहूंगा। या हाय। Hey, Deepak, I'm so glad that we are meeting yet again. I think last time we met was in Delhi for a seminar, and you were gracious enough to have given your precious time there in the seminar, shared your wisdom with people. And I think we are meeting after almost a year virtually today. Yes, almost after a year virtually today because of the circumstances that are there. So Yeah. it was nice meeting you first time, and it is equally nice having a chat with you today. It's kind of face to face. So yes, I mean in the times of Corona, that is how friends will meet now. Yeah. So Deepak, I was talking to you before we started this discussion, and you said that for you things have not changed. Pre-corona, you were pretty much doing the same thing, same way, and post-corona also, you are exactly doing nothing. Really has changed, isn't it? Yeah, I mean, I just recalled during the lockdown when someone asked that how your life has changed during lockdown. So I thought, I mean, okay, I just realized that I was living in a lockdown before it actually happened. So as you can see in the background, I mean, I have a home office in which I work. So nothing has changed. I don't used to travel before also. Now also the things are same. Since in my area there is like no corona case by God grace. So we are like able to go out also. So although maintaining social distance and all the hygiene. Okay. So we go out also. So life is normal as in it used to be. सही है, सही है. So Deepak, what we are going to do in this coming 40-45 minutes odd, you know the face-to-face format where we want to know everything about you. And why we want people to know about you is because as I know you, you come from a very humble background and you have built things on your own. And that is what India represents. And we want everyone to start believing that if Deepak Thakran can do it, we also can do it. एक तो वो फॉर्मेट रहेगा हमारा जिसमें आपके बारे में बातचीत होगी, और उसके बाद में क्योंकि आप टेक्निकल्स इतना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, आई एम आल्सो योर फॉलोअर इन ट्विटर, आई सी योर strategies, your comments on trading psychology. I want you to spend some time on in giving your necessary wisdom and knowledge with regards to technicals as a subject.
साथ साथ में इसको इंग्लिश में रखते हैं, क्योंकि दीपक हमारे कई मित्र हैं जो हिंदी में सुनना चाहेंगे, कुछ इंग्लिश में सुनना चाहेंगे, तो कोशिश करिएगा कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो दोनों ही लैंग्वेज में आप साथ साथ में प्रेजेंट कर पाए। बिल्कुल। तो शुरू करें दीपक? यस। ग्रेट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दीपक, आपके बारे में, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड रहा है, आप कितने पढ़े हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आप कहीं ना कहीं किसी आईटी कंपनी में काम भी करते हैं साथ साथ में ट्रेडिंग के। आप नाम मत शेयर कीजिएगा, हमें नहीं पता करना है, बट थोड़ा बताइए, आपका प्रोफाइल बहुत यूनिक है, वी वांट टू नो अबाउट यू। Sure. So, Vivek, as you know, I belong to Delhi. I have done my BTech in computer science. So I got a job in TCS after college. I did there for last 4 years. Then I joined another top IT company in India. I'm working there since last 5 years. So as the journey has progressed of the job, so has the trading style has evolved. So earlier I used to go to office, so trading style was weekly time frame, daily time frame, not like doing intraday trading. Now since last 2 years, I'm like staying at home all the time. So the trading also has evolved around that. That okay, I'm available, I can do it. And moreover, if you recall that there was a guy called Kim Jong from Korea who used to fire missiles every other day in 2017. So on the other side, we had another great man. So both were doing comments, and the trading got disturbed in between. I bought a stock, and after market something happened. Next day gap down. So things were like getting messy that time. Then I suddenly realized that I'm losing control due to this, because once market is closed, I'm not in control of the prices or the trading I am doing. The stop loss is like going in thin air. I mean, how can I exit a stop loss a level which is like simply opening below it next day? So risk management was going for a toss. So then I started working through this intraday trading kind of stuff. Okay. So that's that part. Then a bit of my family background. My grandfather used to go to Delhi Stock Exchange on his bicycle in his days of trading when he was doing it. My father and my mother also, they were doing stock trading when I was in school. So I picked it from there. Then again, I used to go to a teacher who used to teach me chemistry, physics, and maths. He also used to trade. So there was a contrast between the approaches that my tuition teacher was following and what my parents was following. So I got to learn a lot from them, because my family used to like do what is buzzing in markets. आज कौन सा चढ़ा है, कल उसको देखते हैं. And my tuition teacher was like, मेरे को तो कैडबरी और नेस्ले और ये खरीदना है, और मैंने अभी टीवीएस की विक्टर बाइक आई है, मुझे बाइक बहुत अच्छी लगी, मैंने बाइक भी खरीदी और मैं स्टॉक भी खरीदी. तो उनका अप्रोच टोटली डिफरेंट था, नॉइसलेस एकदम, कि मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और उनकी नॉलेज का लेवल अलग था, कि उन्हें पता था कि क्या कब करना चाहिए और क्या कब नहीं करना चाहिए. तो मुझे दोनों एनवायरनमेंट मिले. मैंने दोनों से बहुत कुछ सीखा जो आज भी मेरी हेल्प कर रहा है. और जैसे हम जानते हैं कि जो चीजें हमें 2005 में पता थी, उससे बेहतर हम 2006 में थे. जो चीजें हमें 2008 में सिखाई, उससे बेहतर हम 2020 में है. सो एवरी ईयर वी इवॉल्व. और जैसे अभी मैं इंट्रोडक्शन में भी बता ही रहा था कि 2017 में मिसाइल्स फायर हो रही थी, इस वजह से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में आया. तो हाँ, चीजें इवॉल्व होती हैं, और जैसे समय चेंज होता है, जैसे हम उसको समझते हैं, तो हम भी उसके साथ ग्रो करते हैं. तो जर्नी काफी अच्छी रहा है. मिक्स ऑफ एवरीथिंग इज देयर. बट हाँ, मैं बोलूंगा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, वो ट्रेड करते थे, तो मुझे एक किक स्टार्ट मिला उससे, और सपोर्ट भी मिला. तो उसमें ये भी नहीं था कि भाई तुम जुआ क्यों खेलते हो, तुम स्टॉक मार्केट में क्यों गए हो, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए. तो पोटेंशियल्स, पॉजिटिव्स, नेगेटिव, सबका घर पे भी पता है, सबका सपोर्ट है उस चीज में. उनका भी एक ही पॉइंट होता है जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि भैया जो भी करो स्टॉप लॉस रख लेना.
तो वो मंत्रा घर से ही सेट है कि भैया कर लो आप ट्रेडिंग, बस रिस्क को अपने कंट्रोल में कर। तो वो लेसन आप कुछ भी कर लो, कुछ भी सीख लो, एंड में वही मिलता है कि भैया रिस्क कंट्रोल कर लो, पैसा तो कभी ना कभी आप बना ही लो। सही बात है। तो दीपक, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके टीचर का जो थॉट प्रोसेस था और आपके पिताजी का थॉट प्रोसेस था, नेट में वेल्थ किसने सबसे ज्यादा कमाया? दोनों डिफरेंट माइंडसेट है। उनका इन्वेस्टिंग का माइंडसेट है और मेरे घर पे ट्रेडिंग का माइंडसेट है। तो मैं बोलूंगा कि दोनों ने हेल्प किया है। तो जैसे अभी अप्रोच होती है कि यू बाय सिक्लिकल्स व्हेन द पी रेशियोज आर हाईएस्ट और दे आर बीटन डाउन, फैक्ट्रीज आर क्लोजिंग और प्रोडक्शन बंद है। तो वो टाइम्स होते हैं जब आपको सिक्लिकल्स खरीदने चाहिए, ना कि जब जब वो ईपीएस दिखा रहे हैं कि भैया टाटा स्टील 800 रुपए पे है, उसका तो 300 रुपए का ईपीएस है। तो वो चीजें वहां से पिक करी है कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, सिक्लिकल्स में कैसे प्ले करना है, थीम कैसे होता है। और कुछ स्टॉक्स का पीक कुछ नहीं होता है, फॉर एग्जांपल नेस्ले, एचयूएल, मतलब चलता है वो एज इन, उसके अलावा है ही क्या, नॉन पेरिशेबल कंपनीज हैं वो। फिर ट्रेडिंग से ये सीखने को बहुत कुछ मिला कि जब सबसे ज्यादा नॉइज हो तो उसमें एटलीस्ट आप उस डायरेक्शन में मत खेलो जिसमें नॉइज चल रही है। वो चीजें हैं जो जिनके अराउंड मैंने उस चीज को थोड़ा क्वांटिफाई करके ट्रेडिंग अप्रोच बिल्ड करी है। तो अच्छा, अगर ओके ट्रेडिंग से नुकसान भी हुआ है तो एक अप्रोच बिल्ड करने में बहुत मदद मिली। ओके ओके। मैं देख रहा हूँ दीपक, आपके जो बैकग्राउंड के अंदर में आपका जो इंफ्रा आपने क्रिएट कर रखा है, बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है देखने में। बिफोर वी गेट इनटू थोड़ा टेक्निकल डिस्कशंस, मुझे आप अपना इंफ्रा दिखाइए कि क्या एक प्रोफेशनल ट्रेडर का इंफ्रा होता है और क्या क्या लोगों को करना चाहिए अगर सीरियसली कोई फुल टाइम ट्रेडिंग करियर देखना चाह रहा है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। आई हैव दिस एल शेप टेबल इन बैक ऑफ मी। So it has like 2 desktop machines. One I recently added. So on all both of them, 2 monitors are connected, as you can see. So one is used for order placing, this first one. Second one, I have 24 charts which are there of different time frames. So I have like index on it on 1 minute, then index on 5 minute, index on 15 minute. So Nifty Bank Nifty takes up like 6 charts. Then I have rest stocks. Then on the back of me, there is another system in which I run my algo trading. Also, I run my secondary software. Also, secondary internet is there on it, just in case of that. Yeah. Also, just to tell you that in my house, there are like 2 inverters. There is no need of it, but whole home is connected with one power backup, and this room itself is connected to another one. Oh my God! और दीपक, आप बहुत सीरियसली इन्वॉल्व है मार्केट में, हाँ, पूरा इंफ्रा परफेक्ट करके बैठे हैं। Yes, I mean perfect कुछ नहीं होता, but we can try. So I have tried to do it because you know, in Delhi we used to have like 2 battery inverters few years back, and since many years times were like this, light जाता ही नहीं, तो inverters खराब हो गए. So I split into 2. Okay, let's make it 2. One for this room, one for full home. So in Delhi, light goes for like 30 minutes or hour at max. That too in random 30 days. So once in a month. But whenever there is a maintenance, the room should be up and running for full electricity. Also, I have 3 internet connections as a backup. As in, you never know when the broadband is down or when Jio is back or when Jio is not working. So I'm not a big fan of you know, these mobile devices, but yeah, you need to have a backup of everything. So these desktop machines are there. I don't prefer laptop for trading because of its you know, slowness or ability to react to it. And there is an interesting story about it also. How or why I developed it, because when I was trading intraday a couple of years back, my laptop got stuck. The broker terminal required the laptop to reboot, and I was in a position at that time which I wanted to exit, but I was not able to exit because the laptop was stuck, and that costed me a lot because the reboot took 3 minutes for that laptop to come up, to log in, to exit.
In 3 minutes, all the profits were gone. So next day, I didn't trade. I went to market. I bought a desktop, and after that, I have now added another one recently. So I have 2 desktop machines to trade on, and 1 laptop on which I just now use to chat or use to view YouTube videos. Even my kid uses it, so she also watches YouTube on it. So yeah, this is Yeah. handy as a backup device. Second laptop. Awesome. Awesome. Friends, whoever is watching this is the perfect setup you need to plan for. ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात दीपक ने कह दी कि लैपटॉप पे रिलाय मत करिएगा। जब आप ट्रेडिंग इंजन अपना चला रखे हैं तो आपको रिलायबल डेस्कटॉप चाहिए। प्लस दीपक, द बिग स्क्रीन साइज विच यू हैव, जिसमें आप चार्ट देख रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, चार्ट अलग ही लैंग्वेज बताता है ना जब आप बड़ा स्क्रीन में देखते हैं विज़ावी छोटा स्क्रीन? You know, अगर मैं सेम स्क्रीन साइज, लेट्स से टीवी पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, which is like HD TV, so I will be able to see only 4 charts on it properly because of the resolution. This is a 4K TV, so in this I'm able to like it's like 4000 wala resolution, so in that I'm able to apply these 24 charts. Rest I'll not be able to do it on a normal LED or normal monitor as such. It needs a high resolution. 24 चार्ट क्यों देखना है दीपक? मैं 24 चार्ट क्यों देख रहा हूँ? गुड क्वेश्चन। जैसे मैं अभी बता ही रहा था आपको कि मैं इंडेक्स के 3 टाइम फ्रेम में मॉनिटर कर रहा हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। तो मेरे 6 चार्ट उसी लग गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं इंडेक्स ट्रेड कर रहा हूँ? नहीं, मैं रोज इंडेक्स नहीं ट्रेड कर रहा हूँ। ओके। तो पर जो ट्रेड करना है, मुझे इंडेक्स को देख के ही ट्रेड करना है। अगर इंडेक्स गिर रहा है तो मुझे शॉर्ट के ट्रेड देखने हैं, अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो मुझे शॉर्ट के ट्रेड नहीं देखने हैं। तो मेरी एक वॉच लिस्ट होती है जो मैं शाम को प्रिपेयर करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग प्रिपेयर करता हूँ, कुछ डेटा कलेक्ट करता हूँ सोशल मीडिया से कि किस स्टॉक की बातें ज्यादा हो रही हैं आज, फैमिली लर्निंग, कौन सा हॉट स्टॉक है, तो उनके चार्ट्स में लगा के रखता हूँ। ऑल दो स्कैनर्स आर देयर जो बताते हैं कि रिवर्सल सेटअप बन रहा है या कंटिन्यूएशन सेटअप बन रहा है, बट सामने होता है तो मिस नहीं होता। ऑल्सो आई हैव अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जो मेरी स्क्रीन को लाइव वॉच करते हैं, तो वो भी बता देते हैं कि सर उसमें एक सेटअप बन रहा है उस स्टॉक में, या निफ्टी में ये सेटअप बन रहा है, आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो मेरी 4 आंखें तो है ही, बाकी मेरे सपोर्ट करने वाले ट्रेडर दोस्त भी हैं जो मेरे साथ ये काम करते हैं, और आई थिंक सबको काफी अच्छा लगता है कि सब कुछ आंखों के आगे है हमारी, और वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। इफ वन इज मिसिंग देन सेकंड वन इज स्पोकिंग कि आपने मिस किया ये चीज। गलतियां घटानी हमारे, इसीलिए। एब्सोल्युटली। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जस्ट एक आपको इनपुट शेयर करता हूं कि हमारे ट्रेडिंग डेस्क में करीबन 150 ट्रेडर्स हैं कैलकाटा में, और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ एक ट्रेडिंग डेस्क का होता है जब लोग आसपास में बैठे हैं और सब अपना अपना इनपुट शेयर कर रहे हैं, उससे एक नेचुरल फिल्टरिंग प्रोसेस माइंड में क्रिएट हो जाता है। तो अब क्योंकि अब डिस्काउंट ब्रोकर्स के यहाँ सबको अकाउंट खोल के काम कर रहे हैं, तो आपका जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हर आदमी क्रिएट करे, बट नेटवर्क इफेक्ट तभी आएगा जब वर्चुअली वो लोगों के साथ में कनेक्ट हो पाए। और आपने आई थिंक एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसमें आपके साथ काफी लोग जुड़े हैं आपके क्लब के अंदर में, तो मैंने भी उसके बारे में देखा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है आप ये। तो चलिए थोड़ा सा अब अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन राइट दे रखा है, तो आप चाहे तो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और थोड़ा इनसाइट बताइए। आपने एक्चुअली प्रोसेस तो बता ही दिया कि शाम को आप स्कैन करते हैं, स्टॉक्स रेडी कर लेते हैं, और फिर वो स्टॉक्स में से किस में लेना है किस में बेचना है वो आप इंडेक्स का मूवमेंट के हिसाब से देखते हैं। मोटा मोटी आपने अपना मॉडल तो हमारे सामने खोल दिया है, थोड़ा और अगर आप इनसाइट देंगे तो लोग और समझ पाएंगे। श्योर, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं स्कैन सेट कर देता हूँ। जी, क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ मुझे दिख रही है आपकी स्क्रीन, करेक्ट। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कि मैं करता क्या हूँ, क्योंकि उसके बाद ही कुछ हो पाएगा कि हम करते क्या एक्चुअली। सो मेरा जो एनालिसिस होता है, आपने भी विवेक देखा होगा ट्विटर पे, मैं 2 लाइनें नीचे ड्रॉ करता हूँ, 2 लाइनें ऊपर ड्रॉ करता हूँ हमेशा। ओके। सो 2 सपोर्ट लाइन होती हैं और 2 रेजिस्टेंस लाइन होती है। ओके। ज्यादा लाइन, और वो भी सीधी एकदम।
ओके तो जैसे आप देख पाओगे, अगर हम कल का ट्रेड देखते हैं तो ये क्लोजिंग का लेवल है और ये कल का डे लो। तो ये दो सपोर्ट लाइन हो गई। अब ओके रेजिस्टेंस की बात करें तो अपने को पता है कि 4 तारीख को एक गैप डाउन हुआ था, और करेक्ट गैप डाउन का ये रेंज है वो पूरा एक रेजिस्टेंस के तरीके से बिहेव करेगा। तो दो लाइनें यहाँ पे लगा दो कि भैया मोदी जी आए कुछ करके जाएंगे, तो इसको कर सकते हैं फिल, और यही रेजिस्टेंस लाइंस होंगी। तो इस तरीके से मैंने आज का एनालिसिस मैं करके चला था फॉर टुडेज ट्रेडिंग। ऐसे ही मैं हर स्टॉक पे करता हूँ अप्लाई, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, हर तरीके पे दो लाइनें ऊपर दो लाइनें नीचे जो इम्पैक्टफुल होंगी आज की ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से। ओके ओके अब ये तो हो गया प्री मार्केट। अब ड्यूरिंग मार्केट क्या होता है, मैं इसको चार्ट को 1 मिनट पे कर लेता हूँ, और फिर मैं दिन में जो एक्शन हुआ है उसके बेसिस पे अपना एनालिसिस करता हूँ। नीचे वाली लाइन में छोड़ दूंगा ऐसे कि ऐसे, क्योंकि वो गैप फिल लेवल भी रहेगा। फिर ये जो डे लो बनाया था मार्केट, मैं इसको मार्क करता हूँ, और इसके बाद का जो पुल बैक लेवल है। तो मैं बेसिकली जो सिंपल एनालिसिस होता है अपने डाउ थ्योरी का, मैं उसको फॉलो करता हूँ कि बायस तो हमारा पॉजिटिव है फॉर दैट, क्योंकि कल ही हमने रेंज लो बनाया है और आज हमारा गैप अप हुआ है, एट रेजिस्टेंस हुआ। तो हम वेट करेंगे कि एक बार डे लो बन जाए, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर पे हम ट्रेड करेंगे। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि ये एक लो है, ये एक हाई है, हम एक हायर हाई पे बाय करेंगे, और हायर लो या जो डे लो है जब तक वो होल्ड करेगा, मतलब हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, तब तक हम इस ट्रेड को देखेंगे। तो मेरा लॉजिक सिंपल होता है कि एक व्यू बनाओ, और व्यू पे फिर आप डाउ थ्योरी की मदद से आप ट्रेड करो कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड लो। फायदा उससे ये होता है कि आपको एक रिस्क पता है कि आपको अगर लॉन्ग ट्रेड भी करना है तो आपको निकलना कहाँ है। अगर मैं यहाँ पे घुसूंगा चेंज ऑफ स्ट्रक्चर वाले लेवल पे, तो मुझे पता है मुझे स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है इस डे लो पर। तो मेरे को रिस्क पता हो, उसी के हिसाब से मैं क्वांटिटी निकालूंगा कि मुझे ट्रेड कितना साइज करना है। राइट। खाली मोदी भक्ति में तो ट्रेड नहीं कर सकता कि भैया मैं बीजेपी समर्थक हूँ और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भैया सब संभाल लेंगे तो मैं लॉन्ग करूँ। वैसे लोग तो आई थिंक जो 9-15 पे लॉन्ग किया होगा वो देख ही रहे हैं क्या हुआ उनके साथ। तो हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, और सबसे सिंपल तरीका उसका डाउ थ्योरी है कि अपने व्यू को लेट्स वेट फॉर मार्केट टू गो इनटू दैट डायरेक्शन। जैसे ये उसको रुकने दो, फिर उस डायरेक्शन में जाने दो, नया हायर हाई बनेगा तो ही कंफर्म होता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक है। ये तो एक तरीका इंडेक्स एनालिसिस करने का। देन जैसे कि हम लास्ट टाइम मिले थे दिल्ली में, तो हमने एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी और मीन रिवर्टिंग, जिसमें हम दिन के हाई और 20 दिन के लो के आसपास ट्रेड ढूंढते हैं, वो भी कॉन्ट्रा डायरेक्शन में। तो उसका नाम है टर्टल सूप स्ट्रैटेजी का। काफी फेमस स्ट्रैटेजी है और काफी पुरानी है। तो वो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ। पर उसमें विवेक जी, जैसे हम लास्ट टाइम मिले थे उसके बाद से एक छोटा सा मैंने मॉडिफिकेशन या एनहेंसमेंट बोल लीजिए वो किया है कि अब मैं स्ट्रिक्ट उसी लेवल पे नहीं कर रहा हूँ ट्रेड कि पिछले 20 दिन के हाई या लो पे मैं वापस से उसको लॉन्ग या शॉर्ट करूँ। मैं उसमें भी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर रहा हूँ कि जब वो उस डायरेक्शन में पलटेगा तब ही ट्रेड करूंगा, नहीं पलटेगा तो वो ट्रेड नहीं करूंगा। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, स्टॉक पलटेगा कि इंडेक्स पलटेगा? स्टॉक। ओके, गॉट इट। तो मैं जैसे कल के ट्रेड से एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूँ। तो कल ऑरबिंदो फार्मा उस स्ट्रैटेजी का पार्ट था। ओके। तो ऑरबिंदो फार्मा में क्या था, कल एक नया 20 दिन का हाई बना था। तो जो स्ट्रैटेजी बोलती है वो ये बोलती है कि पिछला जो 20 दिन का हाई है विच इज 684, अगर स्टॉक उसके ऊपर जाता है और वापस आता है तो आप 684 पे सेल कर दीजिए उसको विद आज के हाई का स्टॉप लॉस लगा। अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि कल हुआ क्या, तो आप देखेंगे और हैरान हो जाएंगे कि स्टॉक गया उस लेवल के ऊपर और 684 भी आया, पर उसने कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। अगर मैं डे हाई से स्ट्रक्चर चेंज लेवल बनाऊं
तो वो मेरा आता है 682.85। तो मेरा जो मॉडिफिकेशन है वो ये था कि मैं 682.85 के नीचे सेल करूंगा, ना कि जो पिछला 20 दिन का हाई। तो Okay. मैंने सेल नहीं किया, और जो स्टॉप लॉस था स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट मैं बच गया क्योंकि मैंने मॉडिफाई कर दिया कि जब ट्रेड उस डायरेक्शन में जाने लगेगा मैं तो तभी करूंगा। वो नहीं गया तो मतलब स्टॉक था वो वीक नहीं था, तो बच गए। ये लर्निंग है विवेक जी। एक साल में आप मैंने क्या सीखा सेम स्ट्रेटेजी में, मैंने ये मॉडिफिकेशन सीखी कि कैसे मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ उसी स्ट्रेटेजी में, और थोड़ी मॉडिफिकेशन करके मैं उन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ जहां मेरी गलतियां हो रही। तो ये एक मेरी गलती थी जो मैंने पकड़ी। स्ट्रेटेजी 1990 की है, 2020 में वैसी की वैसी क्यों चलेगी? थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन किया, डाउट थ्योरी अप्लाई किया उसमें, और स्टॉप लॉस लगा ली। स्टॉप लॉस लगना गंदी बात नहीं होती, पर एक तरीके से लगे तो ज्यादा बेहतर है कि हम एटलीस्ट वेट करें कि स्टॉक उस डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस तरीके से। करेक्ट करेक्ट। फिर तो स्ट्रेटेजी पे आपका ही बात कर एग्जांपल रहे है क्या? हैं। कल आपने किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई किया हो और आज उसके अंदर में कुछ आपने किया हो, ऐसा कुछ एग्जांपल एक मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। कल एक्चुअली क्या है ना, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे ये एक अपना टर्टल सूप हुआ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ NR7 में करता हूँ। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग है कि मैं रिजल्ट ट्रेड करता हूँ। ओके। और सब लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये स्टॉक क्या करेगा, ये ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, करेक्ट। और पोजीशंस रिजल्ट अनाउंस होने से पहले बना लेते हैं। करेक्ट। पर मैं जो करता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि रिजल्ट अनाउंस हो और उसके बाद में ट्रेड करूँ। तो उसमें ओके। सिंपल तरीका है मेरा कि मुझे अगर बाय करना है किसी स्टॉक को, तो मैंने व्यू बना लिया कि मुझे बाय करना है। पर अब मुझे बाय कहाँ करना है? मुझे डे हाई पे तो बाय नहीं करना है, ये मैंने सुनिश्चित कर लिया। अच्छा। मैंने बाय अगर करना है तो मैं स्टॉक को डे लो पे ही बाय करूंगा। डे ओके। लो मतलब जब वो डे लो हिट करेगा और उसके बाद वो स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, तो मैं बाय करूंगा। अगर मुझे किसी स्टॉक को सेल करना है तो मैं वेट करूंगा वो स्टॉक डे हाई हिट करे, और उसके बाद अगर गिरना शुरू करता है तो। इससे होगा क्या विवेक जी कि मेरे बहुत सारे स्टॉक तो छूट ही जाएंगे। मेरे कहने से वो ना तो डे लो आने वाला, ना वो डे हाई जाने वाला। अब वो अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, गंदे आते हैं, और मुझे बाय करना था, वो अगर चला गया तो चला गया, फिर मैं उसको नहीं करूंगा, मैं जाने दूंगा। अगर मेरे सिस्टम पे आएगा तो मैं करूंगा, नहीं आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो उसी पे मेरा कल हैवेल्स पे एनालिसिस था कि हैवेल्स जो स्टॉक है, पूरे पर एनालिसिस ही रिपीट कर देता हूँ। पूरा जो एनालिसिस वो ये था कि स्टॉक तो वीक है, बट रिजल्ट भी वीक आने हैं, सबको पता है। जब सबको ये चीज पता ही है, तो यहाँ पे इस लेवल पे बेच के किसको क्या मिलेगा, एज इन कल के ट्रेड के हिसाब से 458 तो का लो है, 470 कल का लो है, मतलब वो तो लोज के पास ही है ना। यहाँ पे बेच के किसको फायदा मिलेगा? और आपको तो पता ही है कि रिजल्ट का तो सबको ही पता ही होता है। इनफैक्ट ऑपरेटर्स, जैसे आपने एनालिसिस भी कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स, तो ये एक उसकी कड़ी है कि हमें ये देखना जरूरी है कि गंदे रिजल्ट तो आए हैं, पर स्टॉक कहाँ पे है। स्टॉक भी तो गंदे लेवल पे ही है, तो स्टॉक हमारा रेंज लो पे बैठा हुआ है। तो मेरा व्यू इसमें ये था कि मुझे इस स्टॉक को बाय करना है और लॉन्ग ट्रेड के लिए खेलना। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो मेरा एक्चुअली व्यू था कि रेंज लो पे अगर खुले तो, रेंज लो पे अगर खुलता है तो स्टॉक जो नियरेस्ट हाईज है उसके, शॉर्ट टर्म हाईज, जैसे 490 का लेवल हुआ, या फिर ये अपना 497 का लेवल हुआ, और थोड़ा सा ऊपर ये वाला लेवल हुआ, तो रेंज लो से स्टॉक यहाँ तक बाउंस दे सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म हाईज है पिछले। और इंट्राडे ट्रेड अगर हमें करना है तो ये लेवल्स काफी हैं एक दिन के लिए। और शॉर्ट टर्म बाउंस तो हमेशा किसी भी ओवरसोल्ड स्टॉक में भी आ ही सकता है टू इट्स नियरेस्ट रेफरेंस। तो अगर हम मोटा कैलकुलेट करें तो ये भी कोई 8-10% का रेंज बन गया उसमें शॉर्ट टर्म में भी। एंड ताज्जुब की बात यह है कि स्टॉक गिरा ही नहीं इवन आफ्टर बैड रिजल्ट।
बिकॉज ऑपरेटर ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में प्लेस था। गंदे रिजल्ट के बाद रिटेल या हमारे जैसे छोटे लोग आएंगे, हम जज करेंगे कंपनी को कि ये तो बहुत गंदी कंपनी है, इसको बेच देना चाहिए, और कोई फॉलोअप जब सेल साइड में आएगा नहीं तो स्टॉक वापस ऊपर ही जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो दीपक, ये जो स्क्रीन आप शेयर किया, इससे एक कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से कैसे डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कैन यू ऑल्सो इलेबोरेट कि कैसे ये जो पोटेंशियल स्टॉक है जिनमें किसी तरह का मोमेंटम ब्रेकआउट आ सकता है, ये स्क्रीन कैसे करे? जैसे आपने दिखाया हमको कि चार्टिंग के अंदर में आपने कुछ कुछ स्क्रीनर्स दिखाओ, आप कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये प्रोसेस भी अगर आप एंड ऑफ द डे का प्रोसेस समझा देंगे तो फिर हम लोग भी हमारे यूजर्स भी क्या नेक्स्ट डे वो स्टॉक्स के साथ में रेडी हो पाएंगे। बिल्कुल विवेक। तो जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि एक तो हम टर्टल सूप स्कैन यूज करते हैं, जिसमें मीन रिवर्टिंग ट्रेडिंग होती है। बेसिकली अगर ऊपर जा रहा है तो हम बेचने के लिए देखते हैं, और नीचे है तो उसको खरीदने के लिए देखते हैं। वो भी एक रूल है, कोई भी गूगल करके उसको देख सकता है टर्टल सूप क्या होता है। फिर एक जो ट्रेंड फॉलोइंग होता है वो हम ट्राई करते हैं कि नैरो रेंज के बाद किया जाए। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि लेट्स से कि एक स्टॉक है हमारा, वो ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, और जाके वो एक रेंज कंप्रेशन देने लग जाता है। तो कोई बुलिश स्टॉक ऊपर जाके रेंज कंप्रेशन कर रहा है तो इट इज मोर लाइकली कि वो कंटिन्यू ही करेगा अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में। Okay. तो कंप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नैरो रेंज स्कैन यूज कर सकते हैं, और यू कैन से NR7 स्कैन यूज कर सकते हैं। Okay. तो NR7 एक तरीका है उसके लिए कि जो स्टॉक NR7 में आए, हम उसका ट्रेंड पहले डिफाइन करें कि वो अप ट्रेंड में है या वो डाउन ट्रेंड में है। अगर वो अप ट्रेंड में है तो हम बुलिश ब्रेकआउट की तरफ देखें, और अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो हम बेरिश ब्रेकआउट की तरफ देखें। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन पे एक स्कैनर है उसके लिए भी, तो चार्टिंग पे कोई भी सर्च करेगा NR7 तो ये स्कैनर आ जाएगा। अब इस स्कैनर का एक पार्ट है कि इसको लाइव मार्केट में नहीं चलाना है, इसको एंड ऑफ द डे चलाना है, शाम को। तो हमारे पास एक लिस्ट पहले से ही होगी जो कि कंप्रेस्ड स्टॉक्स है मार्केट में उनकी, और उनको हम फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड कर सकते हैं कि उनमें कंटिन्यूएशन ट्रेंड की डायरेक्शन में आ रहा है तो हम टैग अलोंग कर लेंगे, और अगर वो सुस्त पड़ा हुआ है तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो NR7 का मतलब क्या हुआ? हाँ, NR7 का मतलब होता है कि पिछली 7 जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उनमें आज सबसे छोटी रेंज थी। ओके। मतलब हाई माइनस लो जो रेंज होता है किसी दिन का, वो आज सबसे छोटा रेंज है पिछले 7 दिनों का। अच्छा, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं कि आप NR4 भी देख सकते हो कि 4 दिनों में सबसे छोटा रेंज, NR21 भी कर सकते हो। एक काफी पॉपुलर है NR7, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा एक मैथ ऐड किया, प्रोबेबिलिटी ऐड करी है, क्योंकि टीचर की बात हो ही गई थी हमारे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी मैंने ये ऐड करी है, जैसे आप शीट में आके देख रहे हैं कि मैंने आज जो स्टॉक NR7 में है, अभी ये डेटा हमारे पास कल तक का है, तो जो 12 तारीख को एंड ऑफ द डे स्टॉक्स NR7 में है वो मैंने सिलेक्ट कर लिए, और मैंने हाईलाइट कर रखा है कि वो स्टॉक पिछले 5 दिनों में कब कब NR7 में थे। अच्छा। तो उससे क्या पता लगता है हमारे को कि ये कितना ज्यादा कंप्रेस्ड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल NIT टेक है, वो कल ही NR7 में आया था, तो वो एक दिन का कंप्रेशन है। फिर सेम टाइम पे हमारे पास लुपिन है जो कि पिछले 5 दिनों में से 3 बार NR7 में आ चुका है। तो लुपिन के अंदर कंप्रेशन है, और लुपिन का अगर हम चार्ट निकाल के देखेंगे तो वो एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म एक ट्रेंड चेंजिंग मूव भी कर रहा है, अब ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आज तो खैर उसमें ब्रेकआउट हुआ नहीं, क्योंकि जब बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल्स इतना ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं तो फार्मा और IT थोड़ा लैग करता है उस दिन पे। आज लुपिन ने नहीं ब्रेकआउट किया, बट ये एक तरीका है मेरा कि इस तरीके को मैं फॉलो करता हूँ। मैं थोड़े अपने ऑड्स इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सेम है, NR7 स्कैन पब्लिकली अवेलेबल है, वाइडली यूज होता है। मेरा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है,
जिसमें मैंने अपनी प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी कि जो जितना ज्यादा कंप्रेस होगा उसमें एक्सपेंशन का उतना ही ज्यादा चांस आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कल किस किस स्टॉक में, इतने सारे स्टॉक्स में NR7 कंप्लाइंट हुआ है? विवेक जी, मैं बोलूंगा तो बात ऐसी है कि ये कल की लिस्ट बहुत छोटी है। हाँ, अच्छा, बाप रे बाप। हाँ, तो ये ज्यादा होती है, तो उसको छांटने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पिछले 5 दिन का डेटा कंपेयर कर लेता हूँ। तो उसमें मेरा जैसे ओके। ये 20 स्टॉक का लिस्ट था, तो मैं अगर खाली ये भी लूँ कि जो 2 बार आया है, तो वो लिस्ट मेरी आधी होगी। फिर ओके। उसके बाद एक मेरा एडेड फिल्टर और है कि मैं नेक्स्ट डे किसको ट्रेड करूंगा। तो मेजरली जैसे होता है कि रेंज एक्सपेंशन या फिर नए दिन की नई शुरुआत। तो बायर या सेलर जो भी चाहता है वो ये करता है कि मैं शुरू में ही स्टॉक को लेके चला जाऊं ऊपर। ओके। ओके। इसमें नेक्स्ट फिल्टर जो ये आता है कि जो पहली 5 मिनट की कैंडल हमारी बनती है दिन की 9:15 से 9:20 वाली, वो कल की रेंज के बाहर क्लोज हो। ओके। जब ओके। स्टॉक वैसा करता है तो वो पहला इंडिकेशन दे चुका है कि आज मैं मूव करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप फिर मैं क्या करता हूं कि जब वो पहली 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक करता है, लेट्स से बुल स्टॉक का एग्जांपल ले रहे हैं, तो पहली 5 मिनट की कैंडल को अगर वो फिर ऊपर ब्रेक करता है तो मैं बाय कर लेता हूं विद आज का लोएस्ट स्टॉप लॉस। और जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये बोलता है कि आप कल की रेंज के ऊपर बाय करो, कल के लो का स्टॉप लॉस लगाओ। तो उसमें रिस्क बड़ा हो जाता है क्योंकि वो पूरा कल की रेंज की लो तक लगाना पड़ता है। मैं तो क्या कर रहा हूँ कि जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे हैं, पहले अपना इंटेंशन दिखाया 5 मिनट में और फिर उसके ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं आज का ही दिन को एग्जांपल लेके कि आज के ही ऊपर तू चला जा तो मैं तेरे को बाय कर लूंगा और आज का ही लो मेरा स्टॉप लॉस हो जाए। तो और इसमें आज मैं ही आप स्क्वायर अप करेंगे इसको? तो पहली चीज जो मैं अचीव कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि सब स्टॉक पहली 5 मिनट में ब्रेकआउट नहीं देते हैं। तो जैसे आपका भी क्वेश्चन था कि इतने सारे स्टॉक, तो वो 20 जैसे है वो घट के 5 पे आ जाएगा नंबर ऑटोमेटिकली। अब उन 5 में से भी हर स्टॉक पहली 5 मिनट के हाई को क्रॉस नहीं करता, तो वो नंबर घट जाता है। और हर स्टॉक में ट्रेंड नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल लुपिन में ट्रेंड है, पेट्रोनेट में ट्रेंड नहीं है। तो अगर दोनों ब्रेकआउट करेंगे तो मेरा प्रेफरेंस लुपिन में हो। तो उस तरीके से ट्रेडिंग थोड़ा मैं देखता हूँ कि मेरी प्रोबेबिलिटीज, मेरी ऑड्स बेटर हों, और तब मैं डे को अप्रोच करता हूँ उस तरीके तो आज आपने किसी स्टॉक के अंदर में कोई ट्रेड जनरेट किया है इसमें, या आज आपने अवॉइड किया ट्रेड? से। आज मैंने अवॉइड किया था। क्योंकि आज स्पेशल डे था, बिकॉज कब मोदी जी कुछ बोल के गए, तो आज अच्छा, मार्केट अपना ही करेक्ट, रिएक्शन और अलग है आज एक्शंस मार्केट। देगा। करेक्ट करेक्ट। सो आर यू अ कंपल्सिव ट्रेडर कि रोज करना ही है ट्रेड, ऐसा कुछ है आपका नियम? विवेक, अब मैं बताऊं आपको कि मेरी स्क्रीन पे 24 चार्ट है, तो आप एक अंदाजा लगा के बता सकते हो कि मैं कितने ट्रेड करता हूँ एक दिन में, कम से कम। मतलब 10 ट्रेड तो मिनिमम? मिनिमम ना, तो मैं नहीं करता हूँ 10 ट्रेड। मैं ट्राई अच्छा अच्छा। करता हूँ कि मैं केवल 2 से 3 ट्रेड तक सीमित रखूं अपने आप को। और कोई सेटअप अच्छा। अगर नहीं है तो ट्रेड ही नहीं करना है, क्योंकि अच्छा अच्छा। जबरदस्ती जब हम करते हैं मार्केट में तो हमारे साथ जबरदस्ती हो जाती है। अच्छा जब कोई अच्छा। सेटअप ही नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। फिर उस सेटअप के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप जबरदस्ती करोगे तो आप घाटा ही खाओगे इस बाजार में। तो मैं ट्रेड कम करता हूँ और मैं कंपल्सिव ट्रेडर नहीं हूँ। और जितने भी ट्रेडर्स मेरे साथ जुड़े होते हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ उनसे कि ये ट्रेड क्यों करना है और क्या इस ट्रेड को छोड़ने का एक भी कारण है हमारे पास। अगर एक भी कारण उसके अगेंस्ट होता है तो हम उस ट्रेड को छोड़ देते हैं। क्योंकि अच्छा। आपको तो पता है विवेक जी, हम भारतीय कितने अच्छे हैं बुराइयां निकालने में। तो किसी ट्रेड में बुराई निकालनी है और उस ट्रेड को छोड़ना है। हाँ, तो यू बिलीव इन थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन, नॉट द सिलेक्शन। यस यस। सही है, इसीलिए आप एंड ऑफ द डे फिल्टर करते हैं, उसमें से एलिमिनेट करते हैं जो नॉइजी स्टॉक्स है, फिर उसके बाद एक और लेयर ऑफ फिल्टर करते हैं, और फिर दिन में स्टॉक देखते हैं उनको,
और रीजन ढूंढते हैं उनको एलिमिनेट करने का, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली 2 या 3 ही ट्रेड करने हैं। और ये ट्रेड्स क्या इंट्राडे हैं कि डू यू कैरी द पोजीशन आल्सो? अब विवेक जी, जैसे हमारी बात शुरू में हुई थी, तो मैंने अपने प्रोसेसेस को काफी चेंज किया है टू फिट इनटू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये NR7 यूजुअली एक ट्रेंडिंग मूव जनरेट करने के लिए सेटअप है जो डेली टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। मैंने इसको ब्रेक किया है। मैं एनालिसिस डेली करूंगा, फिर मैंने उसको इंट्राडे में एडजस्ट किया कि जो स्टॉक अगले दिन 5 मिनट में ही ब्रेकआउट दे देगा वो आज के लिए फिट है। तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस को फॉलो करके मैंने ट्रेड्स को एडजस्ट किया है कि वो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आ जाए। तो मैं मोस्टली एंड ऑलवेज इन फ्यूचर्स एंड इन ऑप्शंस आई यूजुअली एंड ऑलवेज, चाहे कितना ही कन्विक्शन हो, इंट्राडे ही ट्रेड करता हूं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और आप एंड ऑफ द डे रिसर्च जो करते हैं उसमें आपने बताया चार्टिंग का आप यूज करते हैं, और आप इंट्राडे टेक्निकल्स के लिए ट्रेडिंग भी यूज करते हैं। और कोई टूल आपको लगता है कि आप यूज करते हैं और आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया था ऑन सन फार्मा। मैंने अपनी वेबसाइट पर भी शेयर किया था। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि ये स्टॉक जो बढ़ रहा था, तो जो COI होता है, क्यूमुलेटिव OI ऑफ 3 मंथ्स फ्यूचर्स व्हिच इज आउटस्टैंडिंग, वो तो घट रहा था और स्टॉक ऊपर जा रहा था। तो थोड़ा सा डाउट सबके माइंड में ही आ रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है स्टॉक में। तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने क्या किया, आई वेंट टू योर वेबसाइट web.stockedge, और मैंने उसमें जाके एक्साइटेड डील चेक करी। तो उसमें लगभग पूरा एकदम हिसाब लगा के ये पता लगा कि लगभग 30 लाख शेयर्स प्रमोटर ने खरीदे हैं पिछले 3 महीने में। तो वो अपना घाटा तो क्यों करेगा? सही बात। तो सही बात। फिर थोड़ा सा ऐसे होता ही है, कि एक ट्रेड है, एक स्टोरी है, तो उसके अराउंड एक आपको भी एक थीसिस बनानी पड़ती है। तो थीसिस मैंने ये बिल्ड करा कि फंड्स होते हैं, HNIs होते हैं, जो अपने डीमैट होल्डिंग को सेल करने की बजाय जो स्टॉक्स फ्यूचर में है, अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो उसको फ्यूचर शॉर्ट कर देते हैं और दोनों को साथ में कैरी करते हैं। बट जब प्रमोटर एक्शन कर रहा है, ऑल्सो फार्मा हैज टर्न लाइक 30% अप इन अ मंथ पीरियड आफ्टर दिस कोविड, तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स ने और HNIs ने अपने वो जो पोजिशनल शॉर्ट्स हैं वो हटा लिए हैं, जिसकी वजह से की वैल्यू घटी है। करेक्ट करेक्ट। एनालिसिस पे आने के लिए ये प्रमोटर बाइंग वाज आल्सो अ वेरी गुड फैक्टर व्हिच हेल्प टू रिमूव दैट पोर्शन ऑफ इट। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डेटा देखने से भी एक बायसनेस क्रिएट हो जाती है और फिर ट्रेड आदमी कर नहीं पाता है? बायसनेस विवेक जी जो होती है ना, वो होती है ट्रेड लेने के लिए। ट्रेड ना लेने के लिए क्या बायसनेस है? राइट, मतलब जिस पे दिल आ जाए वही धोखा देता है। हम तो एनालिसिस कर इसलिए रहे हैं कि धोखा ना मिले। सही बात है, सही बात, बहुत सही बहुत सही। आई थिंक व्हाट यू हैव डन दीपक इज बहुत ही सिंपल मॉडल आपने अपने लिए बना लिया है, और आपके चेहरे की जो खुशी है ना, जो शांति आपके चेहरे पे नजर आती है, दैट इज इटसेल्फ अ टेस्टिमोनियल that you have made it so simple for yourself and you know when not to do what. So that is the most critical thing. बहुत मजा आया आपका मॉडल देख के, आपसे बात करके। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं दीपक, और आपसे वीडियो बात करेंगे कभी, और वीडियो आपके साथ बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज पे और जरा चर्चा करेंगे। बट ये वीडियो में आपके बारे में जाने, आपसे मिले और आपको पहचाने और आपसे कुछ सीखे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर मी, and hopefully users will find utility in this whole setup which we have shown to them. Particularly your office setup is so phenomenal. It really gives an idea to a person that अगर आपको full time बनना है तो आपको bare minimum इस तरह का setup create करना पड़ेगा, तब आप अपने आप को full time occupation as a trader आप अपने आप को define कर पाएंगे। So thank you so much Deepak. If you have anything, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने फेस टू फेस वीडियो का पार्ट बनाने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि सभी दर्शकों को कुछ ना कुछ तो इसमें से टेक अवे मिलेगा।
ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एलिमिनेट करने की जो उनकी खुद की कला है उसको वो यूज करेंगे और एक बेहतरीन ट्रेडर बनने की कोशिश करेंगे। मेरे को ये देख के कई बार बहुत दुख होता है कि केवल 5% ही ट्रेडर पैसा बनाते हैं ओवरऑल जो स्टैट्स है। But with the initiative that you have taken for years now, and also progressing in that direction to educate people via your webinars or free sessions or free YouTube videos or face-to-face videos, that should actually help people to understand that it's not about the strategies. Strategies are always there. It's majorly about you. Identify who you are और उस पे ही काम करने की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने जितने ट्रेडर्स अपने आसपास देखे हैं और जिनसे मेरी बात होती है, मेजर जो रीजन है लॉस बनाने का वो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये मेरे हाथ से निकल गया ट्रेड और मैं इसमें अब घुस जाता हूँ। तो जब वो उसमें घुसते हैं और फिर पिटाई होती है, तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा लास्ट में कि थोड़ा सा मेडिटेशन भी ऐड करना चाहिए हमारी को अपनी लाइफ में और एक प्रोफेशन की तरह बिहेव करें। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई दुकान खोल के बैठे हैं और हमारी मिठाई की दुकान है, अगर कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, एज ए ट्रेड अगर कोई नहीं आ रहा है, तो हम किसी को जा के थोड़ी मिठाई बांटते फिरेंगे कि भैया बिक नहीं रही है आप ले लो। तो एक पेशेंस और एक थॉट प्रोसेस हमें डेवलप करने की बहुत रिक्वायरमेंट है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए कि आप एक एफर्ट लगा रहे हो। इवन आफ्टर हैविंग अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग डेस्क, आई थिंक इंडियाज biggest or second biggest trading desk you are running of about 170 plus traders ईस्ट इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके दिल्ली में बड़े बड़े लोग हैं। इसके बाद भी एक humble approach to teach people जो कि I mean doesn't really bother you, but since it is bothering you, it is a very good step that you are taking, and I really appreciate it that what you are doing on StockEdge, on YouTube, on your app. So all the best for that, and we'll meet again post COVID. Thank you Deepak, thank you so much. देखा दोस्तों आपने दीपक सकरान हमारे एक और सामान्य नॉर्मल आदमी बहुत नॉर्मल काम कर रहे हैं, हमारे साथ चर्चा की और उन्होंने कितने सिंपल तरीके से अपने मॉडल्स को बना रखा है। दोस्तों कर सकते हैं आप, ऐसा बात नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, खाली अपने आप में बिलीव रखिए और एक डिसिप्लिन एक प्रोसेस बनाइए अपने स्टॉक मार्केट करियर में और धीरे धीरे आप उसके अंदर में डेफिनेटली एक जीत हासिल करेंगे। मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है इस बात को लेके और आपको भी अपने अंदर एक कन्विक्शन डेवलप करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने का, लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो करना बहुत बहुत जरूरी है। मेहनत बहुत कर रहा हूँ, आशा करते हैं आपको ये आउटपुट्स पसंद आ रहे हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, स्टे सेफ, बाय बाय।